चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर नंबर कितना है? 4 है कंपनी लॉ का, है ना। चैप्टर नंबर 4 जो है कंपनी लॉ का, वो सेक्शन 43 से स्टार्ट होता है ना। 43 से लेके 72 तक है ना। लंबा चैप्टर है, हाँ लंबा चैप्टर है। अब चैप्टर जो 4 है, देखो चैप्टर 4 कंपनी एक्ट है ना। सेक्शन कितना से लेके कितना तक है? सेक्शन 43 टू सेक्शन 72 तक है ना। यहाँ तक सेक्शन है। फिर इसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, डिपॉजिट। अब जो सेक्शन 43 है, अगर हम इसमें एक एक करके पढ़े, सेक्शन जो 43 है ना, वो क्या बात करता है? सेक्शन 43 देखो, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या बोलता है? देखो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब इस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल का क्या मतलब है कि शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है ना। तो देखो, अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो जनरली 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, है ना। ये तुम लोगों को पता भी होगा, इक्विटी शेयर और क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर, राइट। इक्विटी शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर में भी इन्होंने क्या कहा? 2 तरह का होगा, है ना। एक होता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट। क्या होता है? लिखते जाना इसको, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स। और दूसरा क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसको डीवीआर भी कहा जाता है। अब समझो इस चीज को। सबसे पहले अगर हम समझे कि इक्विटी शेयर क्या होता है, पहले इसी पे चर्चा करते हैं, फिर अपन प्रेफरेंस शेयर पे जाएंगे, है ना। इक्विटी शेयर्स, है ना, और इस दोनों को समझते हैं अपन क्या होता है। इक्विटी शेयर से क्या मतलब बताओ तुम लोग, कुछ अगर आइडिया है इक्विटी शेयर के बारे में? इक्विटी शेयर जो होता है ना, ये मालिकाना हक देता है शेयर होल्डर को, है ना। यानी कि जो लोग भी, जैसे कंपनी अगर बनता है तो हम लोग जो मेमोरेंडम का जो सब्सक्रिप्शन पेज होता है, तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कौन सा शेयर होल्ड करते हैं? इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, राइट। ये कंपनी के मालिक है। हम लोग जितना बार कंपनी लॉ पढ़ेंगे उसमें बार बार आएगा कि शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन लगेगा, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग में लगता है ना, चाहे ईजीएम में लगता है। मैक्सिमम काम हम लोग ईजीएम से करते हैं, क्योंकि ईजीएम साल में एक ही बार होता है ना। तो बार बार जो ईजीएम करते हैं, जहां जहां भी आता है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से होगा काम, स्पेशल रिजोल्यूशन से होगा काम, है ना, ये सारा पास करना, राइट। तो जो भी काम होता है, सारा का सारा काम ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी करने वाले कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। हालांकि जो शेयर होल्डर है वो पर्दा के पीछे है। पर्दा के पीछे हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी अगर हम देखें तो काम कौन करता है? डायरेक्टर करता है। कौन करता है? डायरेक्टर करता है। तो बहुत सारा काम ऐसा भी है कंपनी में कि जो डायरेक्टर ही कर देते हैं, है ना। जैसे जब हम सेक्शन 179 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पावर ऑफ बोर्ड, है ना। तो उसमें बताया गया है कि डायरेक्टर्स का क्या क्या पावर है ना, कि डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है कंपनी के बिहाफ में। और भी सेक्शन है जहां पे बताया गया है कि बोर्ड क्या क्या कर सकता है। और अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो जहां जहां भी ईजीएम होगा, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा, है ना, या एजीएम में एज पर सेक्शन 96 जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जब हम सेक्शन 96 पढ़ेंगे तो आएगा, है ना, कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है ना, या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और उसके लिए रेम्यूनरेशन है। तो ये तमाम सारा जो अधिकार है, किसका अधिकार है? इक्विटी शेयर होल्डर का है। मतलब अल्टीमेटली अगर हम समझे तो कंपनी के बिहाफ में इक्विटी शेयर होल्डर मतलब होल एंड सोल है ना। तो ये इक्विटी शेयर की कहानी होगी कि ये मालिकाना हक देता है। और एक और बात है कि कंपनी में जब प्रॉफिट होता है ना, तो डिविडेंड भी, जो लाभांश इसको हम बोलते हैं, डिविडेंड भी जो दिया जाता है वो किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, है ना। अभी हम बोल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा तो लाभांश, लेकिन जब हम सेक्शन 123 से पढ़ेंगे आगे तो उसमें कुछ ऐसा भी सिचुएशन है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं भी होता है फिर भी कंपनी उसको डिविडेंड दे सकती है। इसको अपन आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ शेयर, राइट। तो हमको ये समझना जरूरी है कि इक्विटी शेयर का क्या मतलब है ना, और प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है। तो अभी हम लोग इक्विटी शेयर पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें क्या बताया, बेसिक कुछ पता चल गया इक्विटी शेयर क्या होगा, है ना। अब इसके बाद अगर देखें हम कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इक्विटी शेयर। पहला है जो कि हमको यूनिफॉर्म वोटिंग राइट देता है ना। अब इस यूनिफॉर्म वोटिंग राइट का क्या मतलब है? देखो, नाम ही यूनिफॉर्म है, यानी कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना। आज अगर कंपनी शेयर इशू की, मान लेते हैं कि शेयर का दाम 10 रुपए है ना, 10 रुपए पे इशू की, सबको बराबर हक है ना। इन फ्यूचर भी अगर कंपनी शेयर इशू करेगी, है ना, तो वैसा ही हक दिया जाएगा जैसा पहले वाले को है। समझ में आ रहा है?
यानी कि अधिकार में कोई अंतर नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी में ए और बी दो शेयर होल्डर है ना, इसके पास 50% शेयर होल्डिंग है और इसके पास भी 50% शेयर होल्डिंग है, राइट। अब एक नया सी आदमी आ जाता है ना, सी को क्या करता है लोग अपना, ठीक है, अपना 10% शेयर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इसके पास 20% हो जाएगा। अब इसके पास कितना हो जाएगा, 40%, और इसके पास कितना हो जाएगा, 40%। समझना अच्छे से। अब जितना शेयर का प्राइस इसके लिए था, जितना प्राइस इसके लिए था, है ना, हो सकता है कि जब इसको बाद में दिया जाएगा तो हो सकता है कि इसको मार्केट वैल्यू पे दिया जाए, मार्केट वैल्यू पे दिया जाए। लेकिन मार्केट वैल्यू पे दिया तो गया, लेकिन इसके अधिकार में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, है ना। मतलब जैसे परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट इसके लिए था, इसके लिए था, वैसा ही परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट इसके लिए भी दिया गया है ना। लेकिन बहुत बार क्या होती है कि अगर कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, देखो इक्विटी का, अगर हम और इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें कि सर इक्विटी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इक्विटी में क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है ना, कि हम रिस्क को डाइल्यूट कर देते हैं। समझना अच्छे से। आज अगर हम कोई कंपनी बना रहे हैं, राइट, हम सोच रहे हैं कि हम दो ही आदमी कंपनी में शेयर होल्डर है, राइट, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, रिस्क है कंपनी में, तो रिस्क है तो बेहतर है कि हम 5 आदमी के साथ आ जाए। तो क्या होगा कि 5 आदमी अगर आ जाएगा तो 5 आदमी इक्विटी शेयर में पैसा लगाएगा, तो हमारा जो रिस्क था 50-50% का वो 20-20% हो गया, रिस्क डाइल्यूट हो गया। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है इक्विटी शेयर का, कि पावर डाइल्यूट हो जाता है। पावर डाइल्यूट, समझ रहे हो ना, पावर भी तो बढ़ जाएगा। अगर 2 की जगह 5 आदमी आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर पावर बढ़ेगा, अब हमारे पास उतना अधिकार नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पे जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट और यूनिफॉर्म वोटिंग राइट पे हम बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कंपनी अगर स्टेबल है, कंपनी अच्छा काम कर रही, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हम अपना अधिकार डाइल्यूट करें, राइट। लेकिन अगर कंपनी की स्थिति खराब है तो आपको अपना अधिकार, है ना, बांटना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास, है ना। तो ये डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है फाइनेंस में, है ना, वो भी यही कहता है कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन या उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन कैसी होगी। बोलता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी में इक्विटी कब इशू करना चाहिए, प्रेफरेंस कब इशू करना चाहिए, डिवेंचर कब इशू, डिपेंड ऑन द कंडीशन। कंपनी की जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी डिसीजन लेती है ना। तो हम ये बता रहे थे कि यूनिफॉर्म तो बड़ा सिंपल है कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन, जैसा पैटर्न चलते आ रहा है वैसा ही चलेगा। और इवन अगर हम देखें प्रैक्टिकली भी, अगर तुम देखोगी तो एक बोलना शायद गलत नहीं होगा कि 99% कंपनी इसी पे चलती है। किस पे चलती है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट पे ही चलता है, यूनिफॉर्म ही मेंटेन करता है ना। लेकिन हाँ, भारत में कुछ ऐसे भी सिचुएशन आए हैं, जैसे टाटा मोटर्स, है ना। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे इशू लाए थे, है ना। तो अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट का क्या मतलब होगा, देखना इसी एग्जांपल में ए और बी के पास 50-50% शेयर था। अगर 20% इसको इशू कर दिया जाए, है ना, 20% मतलब 10-10% ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 40% इसके पास बचा, 40% इसके पास बचा और 20% इसके पास बचा। लेकिन क्या होगा, हो सकता है इसमें कंडीशन लगा दिया जाए कि हम आपको शेयर तो देंगे, कितना परसेंट, 10-10%, है ना, लेकिन आपका जो वोटिंग राइट होगा ना 10% होगा। कितना परसेंट होगा, 10% होगा। 20% शेयर आपके पास जाएंगे लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि शेयर से रिलेटेड जो अदर बेनिफिट्स है अदर देन वोटिंग राइट, है ना, जैसे डिविडेंड का अधिकार, है ना, तो बाकी सारे अधिकार हम आपको देंगे, है ना, लेकिन वोटिंग राइट आपको 20% की जगह हम कम कर देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जब हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट की बात करते हैं, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे शेयर इशू किए जाएंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहले वाले शेयर होल्डर को जितना अधिकार है उससे सुपीरियर राइट सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर को दिया जाए, सुपीरियर राइट, क्या होगा आंसर। अब एक बात बताओ, तुम पहले से कंपनी चला रही हो, तुम्ही से हम क्वेश्चन पूछे, क्या तुम कभी भी खुद से ज्यादा अधिकार दूसरे को दोगी, आंसर इज नो, है ना। तो प्रैक्टिकल ये सब चीजें किताब में नहीं मिलता है ना, ये तुमको समझना पड़ेगा कि लाजमी है कि जब हमारे पास जितना अधिकार है तो हम कभी भी फ्यूचर में नहीं चाहेंगे कि हमसे ज्यादा अधिकार किसी के पास जाए। यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट में एक और चीज निकल के यहाँ से कहीं ना कहीं आ रहा है, क्या कि हमेशा जो सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर होगा उसको इंफीरियर राइट मिलेगा। कैसा राइट मिलेगा, इंफीरियर राइट मिलेगा, सुपीरियर राइट नहीं देंगे। अच्छा, एक और बात है कि सर क्या डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे इशू लाने के लिए कुछ प्रक्रिया है, कंप्लायंस है ना। तो डेफिनेटली कुछ कंप्लायंस करना पड़ेगा, है ना, कुछ हमको इसके लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या क्या करना पड़ेगा बताओ।
एक उसका है कि मैक्सिमम कितना ला सकते हैं, 76% करते हैं। हाँ, मैं तो होगा कि भाई आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट कितना ला सकते हैं, है ना, वो देखना पड़ेगा। और इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं ये लोग एसआर पास करेंगे। क्या पास करेंगे? एसआर पास करेंगे। और जब जब कंपनी एसआर पास करती है, कौन सा फॉर्म? MGT 14 उसको फाइल करना पड़ता है ना। ठीक है, एक कहाँ पे लिखा हुआ है कि MGT 14 फाइल करना है? कौन सा सेक्शन है? MGT 14 फाइल करना है, कहाँ लिखा हुआ है बताओ? हाँ, MGT 14 जब जब एसआर का बात आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है दिमाग में कि हमको क्या करना पड़ता है बार बार। हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 117 में, रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। चलो ये समझ में यहाँ तक आया? हाँ, इधर देखो, ये समझ में आ रहा है। अगेन काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल के प्रकार कितने हैं? प्राइमा फेसी देयर आर 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर। अभी प्रेफरेंस पे बात अपन नहीं कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर सब मालिक है, इसमें अधिकारों का बंटवारा होता है, लेकिन सर रिस्क भी, इसमें रिस्क भी बढ़ता है ना। ये होल एंड सोल है कंपनी का, है ना। जब जब हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, हम समझ जाएंगे कि अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का है। उसके बाद हमने कहा कि इसमें 2 टाइप्स है, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जनरली कंपनी अगर हम देखें, मैंने ये बोला डेटा, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, 0.1% ज्यादा करो। मतलब ये हिस्ट्री है कि एक आध कंपनी बस डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे इशू लाई है। देखो ऐसे भी हम बताते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ज्यादा अच्छा है। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा भेदभाव वाला कहानी आता है, राइट। इसलिए बहुत कम ऐसी कंपनी है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे इशू लाई है ना। अदरवाइज मैक्सिमम कंपनी यूनिफॉर्म बेसिस पे ही लाती है। ये डिपेंड करता है उस दिन का जो मार्केट वैल्यू होगा उस पे वो लेके आएंगे। बहुत तरह से वैल्यू कैलकुलेट किए जाते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, लास्ट इशू कितने पे आया था, 52 वीक में हाई कितना रहा है, बहुत सारा चीज देख करके इशू लाया जाता है। तो ये सारा चीज देख करके फिर इस तरीके से करेंगे, दोनों चीज समझ में आएगा। ये करके हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर देंगे। अब आता है प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर, है ना। क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? बोलो सर, कंपनी लॉन्ग टर्म में शेयर लेती है, जैसे 10 साल 20 साल होती है। अब चूंकि क्या है ना कि अपने को सीएस जैसा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब क्या है कि जैसे हम इक्विटी की बात करें, प्रेफरेंस पे बात करें, देखो ये देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन अपन 1 घंटा इस पे बात कर सकते हैं, है ना। इतना बड़ा चीज है, ये बहुत देर बात हम वो कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस नाम इसका क्या है? प्रेफरेंस शेयर, राइट। कंपनी का तो सुनना, हाँ सुनना अच्छे से। कहता क्या है? कहता है कि वो शेयर होल्डर जिसको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाए। कैसा राइट दिया जाए? प्रेफरेंशियल राइट दिया जाए, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो सर कैसा प्रेफरेंशियल राइट, है ना। प्रेफरेंशियल राइट आप बोल रहे हैं कि प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा, लेकिन एक कैसा प्रेफरेंशियल राइट होगा, राइट, है ना। तो कहता है कि प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। किसके रिस्पेक्ट में? डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा कि प्रेफरेंशियल राइट देंगे, तो किस चीज के लिए प्रेफरेंशियल राइट? पहला डिविडेंड के लिए, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई कंपनी प्रेफरेंशियल इशू की है ना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, है ना। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की बात आती है। समझ में आ रहा है? अगर पैसा बचेगा तब इसके ऊपर जाएंगे, नहीं बचेगा तो कहानी खत्म। तो प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल का यही मतलब है कि हम इसको प्रीफर करेंगे, हम इसको आगे लेंगे। दूसरा चीज है कि अगर कंपनी बाइंडिंग अप में जाती है, कहाँ जाती है? बाइंडिंग अप में जाती है। जब हम कंपनी को बाइंडिंग अप में प्रोसीड करते हैं, है ना, इस समय कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ते हैं, राइट। इसमें क्या होता है? कंपनी को अपने असेट्स का ब्यौरा और लायबिलिटीज का ब्यौरा तैयार करना पड़ता है कि कंपनी के पास संपत्ति कितनी है और कंपनी के पास देनदारी कितना है, राइट। तो ये दोनों इसलिए हम तैयार करते हैं ताकि पता चले कंपनी की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, अकाउंट में सब चीजें पढ़ना है। तो बाइंडिंग अप के समय सुनना अच्छे से, क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंशियल राइट है। कैसा प्रेफरेंशियल राइट है? कि इसका पैसा, किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा हमें पहले देना पड़ेगा, यानी कि इसकी बारी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आएगा, है ना। जो आईबीसी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है, इसका जो सेक्शन 53 है ना, ये वाटरफॉल अरेंजमेंट, हाँ सुनना अच्छे से, ये वाटरफॉल अरेंजमेंट की बात करता है। इसी में ये चीज बताया गया है कि जब कंपनी बाइंडिंग अप में जाएगा
है ना, तो उसके असेट्स का रियलाइजेशन कैसे होगा, है ना, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम, किसका पैसा पहले देंगे फिर किसका पैसा बाद में देंगे, समझ में आ रहा है ना। हम ये बता रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो बारी है ना, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आता है ना। तो ये जो दो राइट है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पहले चुकाए जाएंगे। ये दो जो अधिकार है प्रेफरेंशियल राइट्स, इसीलिए हम इस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक कहानी हो गया, राइट, है ना। और ऐसे भी एक फाइनेंस में लिवरेज करके कॉन्सेप्ट है, राइट। तो लिवरेज जब पढ़ोगी तो लिवरेज में होता क्या है कि एक ऑपरेटिंग लिवरेज होता है ना, और एक फाइनेंशियल लिवरेज होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज में होता है जनरली फिक्स कॉस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट क्या है। और जब हम फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज में हम ये देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड हम दे रहे हैं, राइट, उसकी कॉस्टिंग क्या है। कहीं ना कहीं कंपनी के लिए तो खर्चा है। अगर हम 10% पे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो ये खर्चा है मेरे लिए। कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट ये भी खर्चा है ना। तो लोन में और प्रेफरेंस शेयर में अगर थोड़ा सा हम तुमको डिफरेंस यहाँ पे बताया तो फर्क ये है कि लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो बिजनेस का खर्चा माना जाता है। किसका खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है। और बिजनेस का खर्चा है, इसका ये मतलब हुआ कि हमको उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स का बेनिफिट मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो हम डिविडेंड पे करते हैं ये आफ्टर टैक्स होता है। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से डिविडेंड देते हैं। मतलब ये है, तुमसे अगर सिंपल क्वेश्चन कोई पूछे कि कंपनी 10% पे डिवेंचर इशू करे या 10% पे अगर हम मान लेते हैं प्रेफरेंशियल इशू करें, क्या करें? प्रेफरेंशियल इशू करें, राइट। कॉस्टिंग किसकी ज्यादा होगी? इसका ज्यादा होगा। ये तो 10% तुमको सीधा दिख रहा है ना। ये अलग पार्ट है, ये सबका अपना एक फार्मूला है, कैलकुलेशन है। लेकिन तुम सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर कंपनी 10% पे डिवेंचर इशू करेगी और अगर हम टैक्स का रेट 30% मान लेते हैं यूनिवर्सल, तो इसका ये मतलब हुआ कि सर 10 रुपया जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो इस 10 रुपए से हमारा इनकम कम होगा, खर्चा बढ़ेगा तो इनकम कम होगा ना, वो कम होगा। तो हम इस पे 30% के रेट से 3 रुपया टैक्स सेव करेंगे, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना होगा? 7% होगा। ये समझ में है? लेकिन हमने क्या कहा कि प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड दिया जाता है आफ्टर टैक्स होता है। तो इसके लिए तो 10% का 10% दिख रहा है ना। तो ये कॉस्टिंग इसकी बढ़ेगी, है ना। तो ये सब अगेन डिपेंड करता है। अगेन तुमसे कोई पूछे कि इक्विटी इशू करना चाहिए डिवेंचर, अब इसका मतलब नहीं हुआ कि हाँ हमसे कोई पूछे कि डिवेंचर इशू करना चाहिए कि प्रेफरेंशियल इशू करना चाहिए, हम आंसर नहीं देंगे। इसका कोई आंसर ही नहीं है। सीधा बोलना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी ऑप्टिमम होना चाहिए। पूरे डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन क्या है। केवल एक क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे तो इसका हम जवाब नहीं दे सकते जब तक उस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा मेरे पास नहीं होगा। आई एम नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट इसका सिनेरियो ये नहीं है। समझ में आ रहा है? हमने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज हु हैव टू प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और इन रिस्पेक्ट ऑफ है ना वाइंडिंग अप। जो रियलाइजेशन होगा इनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले देते हैं हम, इसीलिए इसको प्रेफरेंशियल होल्डर बोलते हैं। समझ में आया? कंपनीज एक्ट जब 2013 आया एक्चुअली कुछ बातें नया लेकर के आया। क्या लेकर के नया आया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी प्रेफरेंस शेयर है कंपनी और कितने साल के लिए इशू कर सकती है? मैक्सिमम 20 पक्का मैक्सिमम 30 की जो है, लेकिन 21 से उसको देना पड़ेगा। हाँ, अब देखना अच्छे से। तो ये साल है ना कि हम इतना साल के लिए इसको इशू कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ चीजें हैं, देखना क्या है। अभी देखना इधर देखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड देना है, हर साल डिविडेंड देना है, मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी है ना। न दिए तो अब सुनना अच्छे से, अगर हम 1 साल डिविडेंड नहीं देते हैं तो ये जुड़ने लगता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ऐड नहीं, इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है, डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं होगा। देखना इधर से, मान लो 1 साल हमको फर्स्ट ईयर 10 रुपया देना था, नहीं दिए, तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा? कितना रुपया हो जाएगा? 20 हुआ। एक क्यूमुलेटिव होता है, जुड़ते चला जाता है, राइट, है ना। अच्छा, अब सुनना अच्छे से। जब कंपनीज एक्ट एक्चुअली 2013 जब आया, एक बहुत बड़ा प्रोविजन इन्होंने इंसर्ट कर दिया इसमें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर होल्डर के जैसा वोटिंग का कोई राइट नहीं होता। लेकिन यहां पे 2013 जो एक्ट आया उसमें एक चीज क्या कहा इन्होंने कि अगर कोई कंपनी लगातार 2 साल तक डिविडेंड देने में फेल्योर होती है,
लगातार 2 साल तक अगर डिविडेंड देने में फेलियर होती है तो देखना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे। कहता है कि इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किसको, इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना ही अधिकार हो जाएगा जितना इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। समझना अच्छे से, मालिक हो गया कंपनी का। मतलब ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के हम कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात करें, देखते रहना इधर। अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, XYZ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी में देखना इसका इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है मान लेते हैं। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 5 लाख का है। डिवेंचर मान लेते हैं 2 लाख का है, ठीक है। अदर हम मान लेते हैं 3 लाख का है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। 15 लाख, कितना है, 15 लाख। अब देखना है 5 लाख मालिक तो कंपनी का ही है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर है। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी हो सकता है ना। अच्छा, हमने इग्नोर किया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख का, तो हम क्या बोले कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको हर साल डिविडेंड देना है, जो भी डिविडेंड का रेट है। अच्छा, लगातार 2 साल तक अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसके पास इक्विटी शेयर होल्डर के इतना राइट चला जाएगा, ये मालिक हो जाएगा कंपनी में। तो देखना क्या होगा, अभी तक 100% वोटिंग राइट किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। लेकिन 5 लाख का इक्विटी शेयर भी है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर भी है। अगर कोई कंपनी लगातार 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड न दे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब इसका आधा वोटिंग राइट किसके पास चला गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास चला गया। समझना अच्छे से, मतलब अब इसके पास अधिकार कितना बचा। सोचो ये कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है, समझ रही हो। कंपनी का बैंड बच जाएगा इसके। वो भी छोड़ दो, अगर इसको हम 4 लाख कर दे, इसको हम अगर 6 लाख कर दे, देखना अच्छे से। अब इसके पास अभी तो 100% है, लेकिन अगर लगातार 2 साल तक अगर डिविडेंड नहीं दिया कंपनी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके पास वोटिंग राइट 40% और इसके पास वोटिंग राइट 60। अब तो इसका कुछ चलेगा ही, समझ रहे हो, मालिक हो गया कंपनी का पूरा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है एक्चुअली, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में डाला गया। देखना ऐसा प्रोविजन ऐसे डाला क्यों गया है, ताकि कंपनी को ये डर रहे कि भाई आपको समय से पैसे चुकाने है ना। दूसरा है, और क्या अंतर है सर इक्विटी में प्रेफरेंस में। इक्विटी शेयर का बायबैक होता है ना, अंडर सेक्शन 68 है ना। अपन पढ़ेंगे आगे बायबैक। जब एक कंपनी खुद ही अपना इक्विटी शेयर बाय करे, खरीदे, है ना। अभी रिसेंटली बेल स्पून करके कंपनी है जो बायबैक अनाउंस की थी, बेल स्पून करके, है ना। तुरंत अभी बायबैक अनाउंस की थी, वो 130 रुपए अपना शेयर खरीदी है। तो अगर कोई कंपनी खुद अपना इक्विटी शेयर खरीदे तो इसको बायबैक कहा जाता है, बायबैक ऑफ द शेयर्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर का बायबैक नहीं होता है, रिडम्पशन होता है। क्या होता है, रिडम्पशन होता है ना। तो इसको रिडीम किया जाता है ना। एक समय के लिए जब भी कंपनी इशू करती है उस समय लिखा रहता है कि 5 साल के लिए इशू हो रहा है, 10 साल के लिए इशू हो रहा है ना। जितना साल के लिए भी इशू हो रहा है उस साल के बाद इसको रिडीम कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब है कि आफ्टर सम टाइम्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, है ना। जब भी हम कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, आइदर वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, इसका यही मतलब होता है कि एक समय के बाद ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक और बात होता है कि कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकता है, पार्शियल कन्वर्टिबल भी हो सकता है। समझना अच्छे से, इसका क्या मतलब। इसका यह मतलब है कि कंपनी ने सर 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कितने का इशू किया, कंपनी ने सर 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, है ना। इसमें ऑप्शन दिया क्या इन्होंने कि 5 साल के बाद हम आपका रिडीम करेंगे। क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। और रिडीम के साथ साथ हम एक ऑप्शन देंगे कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपना इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट कराएं तो 50% हम क्या करेंगे, आपका इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि 50 रुपए का आपको इक्विटी शेयर दे देंगे और 50 रुपए का क्या कर देंगे, रिडम्पशन कर देंगे। क्या कर देंगे, यानी कि आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। अब तुमको लग रहा होगा कि सर तो फिर इसको मिला क्या, हर साल इसको डिविडेंड मिल रहा है ना, वही रिटर्न है ना। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी जब रिडम्पशन करती है तो प्रीमियम पे करती है। क्या करती है, प्रीमियम पे करती है ना। जैसे हम तो लिए थे आपसे 100, चुकाना हमको 100 ही था, है ना।
लेकिन हो सकता है कि ये 10% प्रीमियम के साथ रिडीम करे, है ना। तो प्रीमियम के साथ रिडम्पशन से मतलब है कि हमको 100 के बदले 110 मिलेगा। समझ में आ रहा है? हमको 100 के बदले कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंपनी ये सब कर सकती है ना। तो पार्शियल कन्वर्जन का ये मतलब है कि 100 में से 50 का इक्विटी शेयर मिल गया और 50 हमको रिडीम करके बाहर कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये सब भी है। ये समझ में आया? अभी तक चर्चा हो रहा है केवल इक्विटी और प्रेफरेंस, काफी है इतना, है ना। इतना अगर अपन पढ़ ले। और सर अगर कंपनी वापस से शेयर होल्डर मतलब इक्विटी से जो प्रेफरेंस से जो इक्विटी शेयर होल्डर का राइट मिल गया था इसके पहले जो आप बताए थे, तो वापस से अगर वो शेयर होल्डिंग लेना चाहती है तो फिर क्या करेगी? क्या शेयर होल्डिंग बायबैक करना चाहती है वही। बायबैक नहीं, इससे प्रेफरेंस शेयर को राइट हो गया ना, प्रेफरेंस शेयर को। अच्छा राइट, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया गया और अब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इक्विटी शेयर होल्डर का राइट। अब क्या होगा, जल्दी से मीटिंग करके कंपनी का क्या ऑब्लिगेशन है कि जल्दी से भैया मीटिंग कीजिए, है ना, जल्दी से मीटिंग करके इनका ड्यू चुकाइए। जब तक नहीं चुकाएगा तब तक तो वो करेगा ही, जो है ना। और वापस अगर राइट मिल जाने के बाद क्या करेगा? किसको? वो डिविडेंड पे करके उससे ले सकता है। हाँ, डिविडेंड पे देखो, अल्टीमेटली समझो सिस्टम। एक्चुअली लॉ इसीलिए ना इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया ताकि क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर का नुकसान न करे। अल्टीमेटली तो इसको डिविडेंड ही न देना है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप 1 साल पैसा नहीं दिए, 2 साल पैसा नहीं दिए, तो जो पैसा हमको 10 रुपया पिछले साल मिलना था आप हमको देने में 1 साल लेट कर दिए, 2 साल लेट कर दिए, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लॉस्ट हो रहा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। तो हम ऐसा थोड़ी है कि आप 2 साल के बाद हमको 10 रुपए का 10 रुपए दोगे तब ले लेंगे। उसका इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब बैठ करके मीटिंग में डिसाइड होगा। उसमें बोर्ड मेंबर भी रहेंगे, शेयर होल्डर भी रहेंगे, डिसाइड करके जो एक बेहतर सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक कंपनी इस पैसे का भुगतान नहीं करती है उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर इतना अधिकार रहेगा। देखो, उतना अधिकार होने का ये मतलब है ना कि जो बोर्ड में डायरेक्टर है ना उसको भी रिमूव कर सकता है। हटा करके ये लोग आ जाएगा डायरेक्टर से, समझ रहे? हाँ, और डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए सेक्शन 169 की बात अगर हम जब करें तो वो भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, यानी कि मोर देन 50% जहाँ होगा बस चाहिए। और अपॉइंट भी कर सकता है, अपॉइंट के लिए भी ऑर्डिनरी चाहिए। समझ रहे हो ना, दोनों केस में ऑर्डिनरी चाहिए। 152 है अपॉइंटमेंट के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है ना, और ये बहुत बड़ा प्रोविजन एक्चुअली 2013 में डाल दिया है ना। तो ये कहानी है इस सब का, है ना। ये हो गया, समझ में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है, एक बार तो जा करके पढ़ना, फिर कोई दिक्कत होगा तो पूछो। उसके बाद सेक्शन है 44। 43 के बाद इस चैप्टर का जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 44। अब देखना क्या बोलता है सेक्शन 44 क्या बोलता है, इसको मिटाते हैं। नहीं चल रहा है ना वो। हाँ, बंद नहीं करना है, बहुत बार बंद हो जाता है। चलो अब देखो सेक्शन नेक्स्ट, ये सिंपल सेक्शन है, ज्यादा इसमें चलो थोड़ा भी समझ में आ रहा है। चलो सेक्शन 44 क्या बोलता है? नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। नेचर सिंपल इसमें ये बताया इन्होंने कि ये कैसा है, मूवेबल है। तुम बताओ कि ये मूवेबल है, कैसा है बताओ? शेयर मूवेबल है कि इमूवेबल है? हाँ, मूवेबल है, मूवेबल भी है प्लस मार्केटेबल भी है। हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स का डेफिनेशन है वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवेबल और मार्केटेबल है तो गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? खत्म सेक्शन 44 ये लिखा होगा कि गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो तुम अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन पढ़ोगी तो वो कहता है कि कोई भी मूवेबल और मार्केटेबल ऑब्जेक्ट है ना, क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। इसका डेफिनेशन इंक्लूसिव भी है, एक्सक्लूसिव भी है। गुड्स में बहुत सारी चीजों को उन्होंने इंक्लूड किया है और बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सक्लूड किया है, राइट। तो इंक्लूड जब पढ़ोगी तुम तो उसमें आएगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, है ना, ये सब चीज है ना, सिक्योरिटीज है ना, एज पर सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज वर्ड उन्होंने यूज किया है, सिक्योरिटीज है ना, ये कहां से यूज किया है? तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है 1956 है ना, सेक्रा, राइट।
वहीं से इन्होंने लिया कि बोला कि इस एक्ट में जो सिक्योरिटीज है हम उसको गुड्स मानेंगे। क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे, है ना। और ये जो सिक्योरिटीज का डेफिनेशन है, सिक्योरिटीज में शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, ये सारे के सारे सिक्योरिटीज में पार्ट सिक्योरिटी में कवर है। तो हमने क्या देखा है, मतलब इन सारे बातों से अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो हम देखेंगे कि जो शेयर्स हैं या डिवेंचर्स है इसको हम क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे, है ना, क्योंकि ये मूवेबल भी है और मार्केटेबल भी है। मूवेबल हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर भी होता है। मार्केटेबल चूंकि मार्केट में बिकता है ना, ये मार्केट में बिक सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर हम इसमें अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटी की बात करें तो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ना, तो वो चीज ध्यान रखना है। बट स्टिल वो मार्केटेबल होता है, वो बिकता है। कहता है कि मार्केटेबल के लिए भी बहुत सारे केस लॉ हुए, है ना। बोला है कि मार्केट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी सामान के लिए इवन एक सिंगल बायर भी है, अगर सुनना अच्छे से, सिंगल बायर भी है तो मार्केटेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मार्केटेबल माना जाएगा। वो भी छोड़ दो, मार्केट के बायर को छोड़ दो। कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिसमें ये बताए गए कि हम कोई सामान बनाते हैं और उस सामान को हम खुद ही यूज करते हैं। समझना अच्छे से, हम कोई सामान बनाते हैं, खुद यूज करते हैं और खुद यूज करके कोई अलग गुड्स बनाते हैं, तो बोला फिर भी वो मार्केटेबल है। समझना है? कैप्टिव कंजम्पशन भी बोलते हैं इसको, है ना। खुद से बनाकर खुद से यूज करना, इसको कैप्टिवली कंज्यूम बोलते हैं, है ना, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। तो अगर हम उसको कैप्टिव कंज्यूम भी कर रहे हैं फिर भी वो माना जाएगा कि ये सामान मार्केटेबल है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसके लिए इतना नहीं पढ़ना है हमको, बस इतना पढ़ना है कि ये मूवेबल है, मूवेबल दैट मींस ट्रांसफरेबल है, और ये मार्केटेबल है, इसलिए हम इसको गुड्स मानेंगे। पढ़ो सेक्शन 44 क्या कहता है? कहता है कि द शेयर्स और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। बोला कैसे ट्रांसफर होगा ये? तो बोला कि आप आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए कंपनी को, जैसे ट्रांसफर होना लिखा हुआ वैसे होगा। जैसे शेयर के लिए शेयर ट्रांसफर जो एग्रीमेंट हम लोग बनाते हैं तो उस तरीके से करेंगे। नंबरिंग ऑफ शेयर्स, अब नेक्स्ट सेक्शन में देखना अच्छे से। अब इसको मिटा के अपन आगे मिटा दें इसको, है ना। सेक्शन 44 के बाद सेक्शन 45। अब सेक्शन 45 क्या करता है? नंबरिंग। क्या बोलता है? नंबरिंग ऑफ शेयर्स। देखो, कहता है कि हर कंपनी का जो शेयर्स होगा बोलता है कंजीक्यूटिवली नंबर्ड होगा। क्या होगा? कंजीक्यूटिवली नंबर्ड होगा। इसका क्या मतलब है? तो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट रखते हैं, है ना। अब जैसे मान लो किसी कंपनी ने टोटल 5000 शेयर इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं? 5000 शेयर इन्होंने इशू किया है। अब हम तुमसे पूछे कि 5000 है तो 1 से लेके 2000 तक हुआ, राइट। अब फिर हमारा मन किया कि 3000 से लेके, देखो इधर 3000 1 से लेकर, ठीक है, 5000 तक, है ना। फिर मेरा मन किया कि 10000 1 से लेके 11000 तक। टोटल कितना हुआ? 5000। कितना हुआ टोटल? 5000। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट? 1 से लेके 2000 तक शेयर, हम मान लेते हैं कि इसमें 3 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 3 शेयर होल्डर। तो ए को हम दिए कितना शेयर टोटल? 2000 दिए। इसको भी कितना दिए? 2000 दिए और इसको 1000 दिए। यही है, इसमें तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल तो 5000 हो रहा है, लेकिन क्या हम नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं शेयर में? क्यों? क्या करता है प्रोविजन? कंजीक्यूटिवली नंबर होना चाहिए, यानी कि ये सीरियल होना चाहिए। कि बोले सर ऐसा आप नहीं कर सकते, अच्छा ऐसा कर देगा कंपनी तो क्या हो जाएगा? फिर शेयर और वो मैच नहीं करता। क्या मैच नहीं करेगा? 11000 आपका नंबरिंग शेयर। नहीं, देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? हम तुमसे पूछे कि अगर ऐसा होगा तब क्या हो सकता है? हम लोग जब किताब पढ़ते हैं, सुनो, किताब पढ़ते हैं तो जो इंडेक्स होता है वो सीरियल ही होता है ना। अब सेम कहानी है ना कि सर तो आप वैसे ही बात कर रहे हैं ना कि हाँ एक से कुछ दे दे, फिर उसके बाद फिर क्या होगा? दिक्कत होगा नोटने में, दिक्कत होगा ना। दूसरा, कंपनी के केस में अगर कंपनी ऐसा करती है शेयर के लिए, तुमको नहीं लगता है कि 2001 से लेकर 3000 तक फ्रॉड करने के चांस है? हाँ, आराम से हम 1000 दे रहे हैं कि नहीं? इसको चांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? है ना, कि बीच का वो सर इतना गैप जो छोड़ रहे हैं, फ्रॉड कर सकती है कंपनी। कल के दिन में इतना नंबर से किसी और को इशू कर सकती है ना। तो बोला हाँ, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि आप जब भी शेयर ट्रांसफर शेयर इशू करो
अलॉट करो जब सिक्योरिटी शेयर तो क्या करो, एक कंसेक्यूटिवली नंबर होने चाहिए, है ना। और चीजें बताते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या करो देखना। अब सही लिखते हैं हम, पहले गलत लिख के समझना सही लगता है। अब हम मान लेते हैं कि ए बी सी, इसके पास 1 से लेकर के 2000 तक शेयर है, इसके पास 2001 से लेकर, है ना, 4000 तक है मान लेते हैं, और इसके पास 4001 से लेकर के 5000 तक है, राइट। इसके पास 2000 शेयर, इसके पास भी 2000 शेयर, और इसके पास 1000 शेयर। परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट अगर देखें तो इसके पास 40%, इसके पास 40% और इसके पास 20%। ये कहानी है ना। अब अगर हम इन चीजों में देखें कि अब देखो हुआ क्या, ए अपना शेयर, है ना, ठीक है, ए अपना शेयर सी को ट्रांसफर करना चाहता है। टोटल शेयर नहीं सुनो अभी, टोटल नहीं कर रहा है, 500 शेयर ट्रांसफर करना चाहता है। कितना शेयर? 500 शेयर ये ट्रांसफर करना चाहता है। तो ए अगर सी को 500 में, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं सी में क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, हम ऐसा मान रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी में प्रोविजन है, कहता है कि पहले आपको एग्जिस्टिंग मेंबर को ही देना पड़ेगा, अगर ये नहीं लेंगे तब जाकर के आप किसी और को दे सकते हैं। तो ये हम दिमाग में assumption देखिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो 500 शेयर ए विलिंग टू ट्रांसफर टू सी। अच्छा, एक बात बताओ, अब 1 से लेकर के 2000 तक शेयर, 1 से लेकर के 2000 तक शेयर किसके पास है? ए के पास है। 1 से लेकर के 2000 तक शेयर किसके पास है? ए के पास है। अब हम तुमसे पूछे कि ए सी को ट्रांसफर करेगा, क्या स्कोप है? तो सिंपल है सर, 1 से लेके 2000 तक उसके पास है, अब इसमें से जैसे वो चाहेगा वैसे ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन हम इसमें क्या चाहेंगे, लाजमी है कि हम चाहेंगे 1501 से लेके और 2000 तक सर इसको कर दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि इतना शेयर सी के पास चला जाएगा और सर ए के पास कितना बच जाएगा, 1 से लेके 1500 तक शेयर उसके पास बच जाएगा। यही ना होगा, है ना। तो कंसेक्यूटिवली नंबर का यही इंपैक्ट है, ताकि हम नंबरिंग समझे। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इतना ही करेगा ट्रांसफर, ये चाहेगा तो 1 से लेकर के 500 तक भी ट्रांसफर कर सकता है, ये चाहेगा अगर 1001 से लेकर 1500 तक ट्रांसफर करना तो वो भी कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमको इन चीजों को समझना है कि अगर 1 से लेकर के 500 तक ट्रांसफर करेगा तब भी ठीक है, तब 501 से लेकर के 2000 तक शेयर किसके पास चला जाएगा? सी के पास। नहीं, 501 से लेकर के 2000 तक शेयर फिर ए के पास बच जाएगा, यही ना होगा। तो इस दोनों केसेस में क्या होगा कि नया जो शेयर होल्डर सी आ रहा है ना, सी आ रहा है, हमको उसे एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 2 3 3 सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी इशू है, 1 2 3। अब सर्टिफिकेट नंबर 4 किसको इशू करेंगे? सी को इशू करेंगे। कितना शेयर जाएगा इसके पास? तो 1501 से लेकर के कितना तक? 2000 तक। और एक और ऑप्शन पढ़े थे, 1 से लेकर के जा सकता है 500 तक, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। बचा जो शेयर है ना, वो किसके पास रह गया? ए के पास। अब लेकिन समझना, ए के पास जो पहले वाला सर्टिफिकेट है उस पे 1 से लेकर 2000 तक लिखा हुआ है ना। तो अब इसमें कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि अब इस शेयर सर्टिफिकेट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी नियम है। ये 2 डायरेक्टर वहां खड़ा रहेंगे, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो भी रहेंगे। पता है उसको क्या करना है? उसका दाह संस्कार करना है, जलाना है उस सर्टिफिकेट को, है ना, खत्म कर देना है। तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। नया सर्टिफिकेट किसको इशू होगा? ए को, है ना। ए को भी नया सर्टिफिकेट इशू हुआ और सी को भी नया सर्टिफिकेट है। ए को तो पहले हम 1 नंबर सर्टिफिकेट इशू कर चुके थे, तो क्या फिर से एक इशू हो सकता है? है ना। तो उनकी रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि 1 नंबर सर्टिफिकेट ए था जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं ना। तो अब 4 इसको इशू किए, है ना, या तो 4 हम ए को इशू करें तो 5 हम ए को इशू कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये कहानी है ना। अच्छा, अब इस केस में थोड़ा सा और कहानी इसको बदलते हैं। इसमें तो हमने क्या किया कि पार्टली ट्रांसफर किया, कुछ शेयर ट्रांसफर किए, कुछ शेयर रख लिए। अगर हम इस क्वेश्चन में ये कहते हैं अगर तुमको कि ए ने पूरा का पूरा शेयर सी को दे दिया, किसको दे दिया? देखना, अब देखना केस क्या होगा। अब हम कह रहे हैं कंसेक्यूटिवली नंबर होना क्यों जरूरी है, अपन बात उस पर करते हैं ना। हम कह रहे हैं कि 1 से लेके 2000 तक जो शेयर था ना, ये पूरा का पूरा 2000 शेयर ये ने ट्रांसफर कर दिया सी को, है ना। अब इस केस में जो शेयर सर्टिफिकेट है ना,
जो भी सर्टिफिकेट रहता है इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज SH1, है ना। इसके बैक साइड में जाओगे अगर शेयर सर्टिफिकेट के, ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड में देखोगे तो उस पर 1 2 3 4 सीरियल नंबर आता है। तो पहला नंबर जो ए का सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा होगा ए, आ रहा है समझ, ए का नाम लिखा होगा। हाँ नहीं, फोलियो नंबर तो 1 रहेगा ही, फोलियो नहीं, उसका नाम लिखा रहेगा पीछे बैक साइड में। किसका नाम लिखा हुआ है? ए, उसमें सब लिखा रहेगा, फोलियो नंबर 1, सर्टिफिकेट नंबर 1, है ना, नंबर कितना 1 से लेके 2000 तक, ये सब लिखा रहेगा। 2500 जो शेयर है उस सारे में लिखा रहेगा। किसमें? सारे में क्यों लिखा रहेगा? सबका जिसका जिसका जितना है वो लिखा रहेगा। हाँ टोटल एक के लिए टोटल लिखा रहेगा 2000, है ना, लिखा रहेगा कहाँ से, एक से लेके इतना तक। बी में भी लिखा रहेगा टोटल 2000, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, कंसेक्यूटिवली नंबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, हम ये कर रहे हैं कि ए अपना 2000 शेयर किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? सी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, देखना क्या होगा इसमें, ए सी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर कर रहा है ना। तो हम क्या अभी पीछे वाले में हम पढ़ रहे थे कि पहला सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन जब पूरा शेयर ट्रांसफर होगा तो सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, है ना। नहीं, ऑटोमेटिक कैसे खत्म हो जाएगा? सुनो पहले बात, सुनो पहले, पूरा सुनना है। ए के पास जो सर्टिफिकेट था, हमने क्या कहा कि इसके बैक साइड में नाम लिखा रहेगा ए का, और दूसरे नंबर पे नाम आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा? सी, और उस पर लिखा जाएगा कि ट्रांसफर ऑन इतना। समझ में आ गया? मतलब पहले वाला ही सर्टिफिकेट जो ए को इशू किया गया था, और वो सी के अधिकार क्षेत्र में आ गया, और उसका मालिक सी हो गया। यानी अगर पूरा शेयर ट्रांसफर किया जाए सेम सर्टिफिकेट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर सर्टिफिकेट। आ रहा है समझ? लेकिन जब पार्टली इशू होगा तो नया इशू करेगा। हाँ, आया कि नहीं समझ? बोलो, कुछ क्वेश्चन है तो बता, पूछ सकती है। नहीं सर, इतना जो ये प्राइवेट कंपनी का होता है, तो ये पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड होती है वो जो मार्केट पे शेयर ट्रांसफर लिस्टेड कंपनी के लिए तो फिजिकल काम ही नहीं करता ना, तो डिस्ट्रॉय का बात ही नहीं आता है। ऑल द शेयर्स मेंटेन बाय द डिपॉजिटरी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमैट फॉर्म में होता है, तो ये तो बात ही नहीं डिस्ट्रॉय। कंसेक्यूटिव का कोई रोल नहीं, कोई मतलब ही नहीं कंसेक्यूटिव तो रहेगा, ऐसे कैसे नहीं रहेगा? तो फिर जो ऐसे हम लोग भी अपना सेल कर देते, 10 में से हम 5 बेच दिए, फिर कल हो गए खरीद लिए, तो वो सब इतना सारा डिपॉजिटरी के पास रिकॉर्ड रहता है। वो सारा बिल्कुल रिकॉर्ड है, ऐसे कैसे नहीं? कंसेक्यूटिवली मींस कंसेक्यूटिवली सबके लिए हो, है ना। किसका शेयर कितना कैसे गया, है ना, वो रहेगा, कंसेक्यूटिवली तो रहेगा। बस फर्क ये है कि अभी जो डिस्ट्रॉय वगैरह की हम बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, वहां पे डीमैट फॉर्म वो चीज नहीं रहेगा। कितना सेक्शन 29 बोलता है ना डीमैट वाला। हाँ, तो वहां पे बस वो चीज का काम है। हाँ, पढ़े आगे। चलो, ये हो गया, रहने दे, रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ से आगे जो है सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर है ना। सर्टिफिकेट में ये बताया गया है कि कंपनी को कैसे सर्टिफिकेट इशू करना है, साइन कौन करेगा, है ना, ये सारा बात है। अगर हमारे पास सर्टिफिकेट था, मान लो सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो जाए, जल जाए, घर में आग लग गया, है ना, पानी आ गया उसमें गल गया, है ना, चोरी हुआ उठा के ले गया, है ना, ठीक है, तो ये सब केस में हमको फिर से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सब सेक्शन में आगे हम पढ़ेंगे। सर्टिफिकेट में चोरी हो गया, तो ये बात हम कहाँ सुनना है? अच्छे से, चोरी हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? FIR दर्ज कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? FIR दर्ज कराना पड़ेगा। लेकिन वही गए कि घर में आग लगा, है ना, आधा सर्टिफिकेट जला, आधा है, तो FIR करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमसे एक एफिडेविट मांग सकती है। क्या मांगेगी? कि आप एक एफिडेविट करके दो कि ये सर्टिफिकेट आप ही का था, है ना, ठीक है, क्योंकि आधा तो है ना, है आधा है, ठीक है, तो हम एक एफिडेविट के साथ उस सर्टिफिकेट को कंपनी को प्रोड्यूस कर देंगे, फिर कंपनी हमको नया सर्टिफिकेट दे देगी। अच्छा, बहुत पुराना सर्टिफिकेट हो गया, म्यूटिलेटेड है या टॉर्न है, फोल्ड करते करते बहुत बार क्या होता है वो फटने लगता है ना, तो है मेरे पास, लेकिन वो क्या है, फट रहा है ना, अगेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट, है ना, टू लॉज इन FIR, है ना, सीधा हम लेके जाएंगे कंपनी के पास। देखो ये जनरल प्रोविजन है कि हम अगर एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, अगर मान लो कि वो फट गया है, तो क्या FIR करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ATM कार्ड टूट गया है तो FIR लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, बस वो हम जाएंगे नया इशू हो जाएगा। लेकिन अगर वो लॉस्ट हो जाता है, हो जाता है, चोरी हो जाता है, तब FIR करना जरूरी है, ताकि उस, हाँ, क्योंकि उसको हम इनवैलिडेट कराना चाहते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, उस डॉक्यूमेंट के साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम FIR लॉन्च नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल के दिन में उस डॉक्यूमेंट को कहीं प्रोड्यूस किया गया तो उसके लिए हम फिर क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। तो ये जनरल कंसेप्शन है ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही हमको प्रोविजन ध्यान में रखना। आया समझ? चलो
फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग कल इसको पढ़ते हैं आगे। चलो, थैंक यू।